तो प्लांट्स के अंदर आपके जो दोनों फोटो सिस्टम्स हैं ये इन टैंडम वर्क करते हैं। यहाँ पे आपका जो प्लास्टोसायनिन है ये एक ऐसा कैरियर है जो कि फोटो सिस्टम 1 से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करता है, और उस डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से रिसीव करता है, फोटो सिस्टम 2 से। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपके जब एक्साइटेशन के बाद NADPH की प्रोडक्शन होगी, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा, तो फोटो सिस्टम 1 में किसी किस्म की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे जो डेफिशिएंसी क्रिएट हुई थी उसको प्लास्टोसायनिन ने फुलफिल कर दिया। बट आपके फोटो सिस्टम 1 के ऊपर एक परमानेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, और इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए प्लांट्स जो है वो वाटर को यूज करते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर इस पॉइंट को हम क्लियर करेंगे कि प्लांट्स एक्चुअली किस तरह से वाटर से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो यूज करता है और इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी को फुलफिल करता है। और दूसरी चीज जो हमने यहाँ पे क्लियर करनी है वो ये क्लियर करनी है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स को ये फोटो सिस्टम 2 को ट्रांसफर कर देता है तो प्रोटॉन्स कहाँ जाते हैं। ठीक है, तो क्या आपका ये जो कॉम्प्लेक्स है विच इज ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, क्या ये प्रोटॉन पंपिंग भी करवाता है? यानी इलेक्ट्रॉन को तो फोटो सिस्टम 2 को ट्रांसफर कर देता है, बट प्रोटॉन्स को क्या ये थैलाक और ल्यूमेन में पंप करवाएगा या नहीं? तो आज के लेक्चर में हम इन पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों के सामने एक चीज डिस्कस की थी कि आपका जो फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन है, इस लाइट रिएक्शन की जब हम स्टीशियोमेट्री कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा हम उन सब इवेंट्स को कंसीडर करते हैं जो कि एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को रिलीज कराने में इन्वॉल्व होते हैं। यानी आपका एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन तब रिलीज होगा जब आपके पूरे के पूरे जो फोटो सिस्टम है वो 8 फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे। यानी 4 फोटॉन्स आपके फोटो सिस्टम 2 ने एब्जॉर्ब करने हैं और 4 फोटॉन्स आपके फोटो सिस्टम 1 ने एब्जॉर्ब करने हैं। तो 4 एक्साइटेशंस के बाद आपका एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। और इसकी रीजन क्या है? बिकॉज एक वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करने के लिए आपको एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को रिलीज करने के लिए आपको 2 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं। बिकॉज एक वाटर में आपके पास एक ऑक्सीजन का एटम है, और अगर आपने मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रिलीज करवानी है तो उसके लिए मिनिमम आपको 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड है। 2 वाटर मॉलिक्यूल्स मीन्स कि आपके पास एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन तो रिलीज होगी, बट इसके साथ साथ 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज होंगे। ठीक है, तो कम से कम 4 टाइम्स एक्साइटेशन होनी चाहिए ताकि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिलीज होंगे ये इन 4 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी को पूरा करके फोटो सिस्टम 2 में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने क्या कर दें, ट्रांसफर कर दें। तो अभी आपने यहाँ पे एक चीज देखी है कि जब आपके पास एक दफा एक्साइटेशन होती है, 1 एक्साइटेशन में आपके पास 2 फोटॉन्स यूज होते हैं और उसके बाद आपके पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट होती है। जैसे आप यहाँ पे देखते हो कि 1 टाइम जब एक्साइटेशन होगी तो फोटो सिस्टम 1 भी एक लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा, फोटॉन को अब्जॉर्ब करेगा, फोटो सिस्टम 2 भी लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा, और एट द एंड आपके फोटो सिस्टम 1 पे किसी किस्म की इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। तो 4 एक्साइटेशन का मतलब है कि आपके दोनों जो फोटो सिस्टम्स हैं ये दोनों फोटो सिस्टम जो है ये 8 फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे और आपके फोटो सिस्टम 2 के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन्स की क्या चीज प्रोड्यूस होगी, डेफिशिएंसी प्रोड्यूस होगी। तो इस डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे? वाटर से निकलने वाले 4 इलेक्ट्रॉन उसको क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे। इज इट क्लियर? जी मैम। तो लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने ये जो कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, इसको कंपेयर किया था कि ये आपका जो कॉम्प्लेक्स 3 है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का, उसकी तरह ये वर्क करता है। और यहाँ पे भी आपके पास जो एक क्यूनोल है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को जब ट्रांसफर करवाती है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को 2 प्लास्टोसायनिन में ट्रांसफर कराने के दौरान ये 4 प्रोटॉन्स को पंप करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये चीज याद रखनी है कि आपके पास जब 4 इलेक्ट्रॉन्स या 4 एक्साइटेशन होगी तो उस टाइम पे आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि रिलीज होंगे और इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करने के लिए आपके पास 2PQBH2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। बिकॉज एक जो आपके पास PQBH2 है ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करता है, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन। तो अगर आपके पास यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करने के लिए आपके पास कितने क्यूनोल रिड्यूस होंगे? 2 क्यूनोल्स रिड्यूस होंगे। ठीक है, तो इन पॉइंट पर इन डिटेल हम देखते हैं कि किस तरह से ये आपके जो है वो एक्चुअली कितने प्रोटॉन्स का ग्रेडियंट प्रोड्यूस करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में आपने ये एक ओवरऑल समरी देखी थी कि आपके पास इस तरह से जो है वो फोटो सिस्टम 2 से रिलीज होने वाले इलेक्ट्रॉन PQB के थ्रू साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स की तरफ आते हैं
और साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स जो है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को क्यू साइकिल के थ्रू फाइनली ट्रांसफर करवाता है कहाँ पे, प्लास्टोसायनिन। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करवाने के लिए आपका साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या करता है, 4 प्रोटॉन्स को पंप करता है। तो इस आपके पास अगर एक PQBH2 है तो इस PQBH2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करवाने के दौरान आपका ये एंजाइम 4 प्रोटॉन्स को पंप करता है कहाँ से, स्ट्रोमा से इनटू दी ल्यूमेन। ठीक है, और इसी तरह से अगर आपके पास 2 PQBH2 होंगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे जो है वो इसकी अमाउंट को भी इंक्रीज करते जाओगे। जो प्लास्टोसायनिन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स ने रिड्यूस किए हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन इनको ट्रांसफर किए हैं 1 इलेक्ट्रॉन पर साइकिल, वो यहाँ से आपके पास जो है वो फोटो सिस्टम 1 के पास आएगा और फोटो सिस्टम 1 पे जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है उसको पूरा करेगा और फाइनली यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो फेरिडॉक्सिन के पास है ये NADP प्लस को ट्रांसफर होंगे और आपके पास यहाँ से क्या चीज रिड्यूस होगी, NADPH प्लस प्रोटॉन, ये चीज प्रोड्यूस होगी। ओके, अब यहाँ पे हम इस चीज को देखेंगे कि एक्चुअली ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स किस तरह से वर्क करता है, कैसे ये एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को रिलीज करता है और जो वाटर को जब ये ब्रेक करेगा उसमें से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिलीज करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स को फोटो सिस्टम 2 पे ट्रांसफर करेगा, तो 4 प्रोटॉन्स को एक्चुअली ये कहाँ पे ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें मेन हमने जिस चीज को डिस्कस करना है वो हमने इस ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स को देखना है और ये चीज आप यहाँ से हमेशा याद रखिएगा कि दिस ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इज लिंक्ड विद द फोटो सिस्टम 2 बिकॉज नेक्स्ट आपके पास जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो फोटो सिस्टम 2 पे रहती है। फोटो सिस्टम 1 की डेफिशिएंसी प्लास्टोसायनिन के थ्रू फोटो सिस्टम 2 फुलफिल कर देता है, लेकिन फोटो सिस्टम 2 की जो अपनी डेफिशिएंसी है उसको पूरा करने के लिए वाटर यूज होता है। वाटर इटसेल्फ ब्रेक नहीं हो सकता, उसको ब्रेक करने के लिए आपके पास एक एंजाइम है एंड द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो कि 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करेगा बिकॉज ये एंजाइम तब तक वाटर को रिलीज नहीं करता जब तक एक ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो। ठीक है, तो ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए ये एक नहीं बल्कि 2 वाटर मॉलिक्यूल को हमेशा कंज्यूम करेगा। तो थियोरेटिकली बेशक आप लिख देते हो कि 1 वाटर मॉलिक्यूल विल प्रोड्यूस हाफ ऑक्सीजन गैस, बट कभी भी हाफ ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती, हमेशा आपके पास फुल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो हमेशा आपके पास 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो है ये कंज्यूम करेगा। तो लेट्स सी कि किस तरह से ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स वर्क करता है, इसमें कौन कौन से एक्टिव कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स पहले आप माइंड में रखिएगा कि आपके पास जो है यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो है ये रिलीज करता है एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को और वहां से निकलने वाले 4 इलेक्ट्रॉन्स को जो है ये ट्रांसफर करेगा फोटो सिस्टम 2 को और 4 प्रोटॉन्स को पंप करके कहाँ पे ट्रांसफर कर देगा, थैलाकॉइड ल्यूमेन। इट मींस वी कैन से कि आपके पास जो फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन है उसमें 2 प्रोटॉन पंप्स प्रेजेंट है। एक आपके पास एंजाइम था साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स जिसने प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रोड्यूस किया था, जिसने प्रोटॉन को पंप किया था जब वो PQBH2 से इलेक्ट्रॉन्स को प्लास्टोसायनिन में ट्रांसफर कर रहा था। तो इस प्रोसेस के दौरान उसने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो पंप किया था, प्रोटॉन्स को पंप किया था कहाँ पे, ल्यूमेन में। और दूसरा प्रोटॉन पंप आप यहाँ पे देखते हो आपके पास ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है और ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जब 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करेगा उसमें से एक ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स को फोटो सिस्टम 2 पे ट्रांसफर कर देगा, 4 प्रोटॉन्स को कहाँ पे ट्रांसफर कर देगा, ल्यूमेन में। तो आपके पास 2 तरह के प्रोटॉन पंप हैं। तो आपने जब प्रोटॉन्स का नंबर कैलकुलेट करना है तो आपने इन दोनों पंप्स को कंसीडर करना है, साइटोक्रोम B6F को भी और उसके बाद ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स को भी। ठीक है, तो लेट्स सी कि ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स किस तरह से वर्क करता है। इसमें आपके पास जो है वो एक एक्टिव सेंटर है विच इज मेड अप बाय 5 एटम्स जिसमें से 4 मैग्नीज है और 1 कैल्शियम है। ये आपके पास एक्टिव सेंटर है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास ओवरऑल 4 मैग्नीज, 1 कैल्शियम एंड 5 ऑक्सीजन ये मिलके एक रिएक्शन सेंटर यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये ऐसा सेंटर है जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है, प्रोटॉन को रिलीज भी कर सकता है। और यहाँ पे आपके पास एक अमाइनो एसिड रेजिड्यू है टायरोसिन 2। तो ये 2 एक्टिव कंपोनेंट्स हैं जो कि इस मैकेनिज्म के अंदर आप ऑब्जर्व करोगे। एक इस कॉम्प्लेक्स के अंदर टायरोसिन जी है, टायरोसिन रेजिड्यू जो कि इसके जी लीफलेट्स के करीब प्रेजेंट होता है और दूसरा आपके पास जो है वो कुछ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है जिसमें 4 मैग्नीज, 1 कैल्शियम और 5 ऑक्सीजन एटम्स मिलकर जो है वो वर्क करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप जो है वो कुछ पॉइंट को देखिएगा जिनको मैंने इस तरह से स्टेप्स की फॉर्म में हाईलाइट करके बताया कि सपोज आपके पास जो है वो फोटोसिंथेसिस का इवेंट हो रहा था, ये फोटो सिस्टम 2 है और ये फोटो सिस्टम 1 है।
फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दोनों फोटो सिस्टम ने एक एक फोटोन तक लाइट को एब्जॉर्ब किया, और लाइट को एब्जॉर्ब करने का इफेक्ट क्या हुआ कि फोटो सिस्टम 1 ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को पीओ5 के थ्रू फाइनली प्लास्टोसायनिन पे ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन इस टाइम प्लास्टोसायनिन के पास। दूसरी तरफ आपके पास फोटो सिस्टम 1 है। फोटो सिस्टम 1 ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया कहाँ पे, आयरन सल्फर प्रोटीन से फाइनली फेरिडॉक्सिन, और फेरिडॉक्सिन से इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला गया, NADP प्लस के पास। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका एक आ गया। ठीक है, इधर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हुई। डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए फौरी तौर पे प्लास्टोसायनिन ने आके इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। इट मीन्स कि आपके पास 1 एक्साइटेशन के बाद, पहली एक्साइटेशन के बाद यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई, +1 में यहाँ पे लिखा। उस डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए आपका ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स खुद से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। अभी ये वाटर को ब्रेक नहीं कर रहा, बल्कि इसके पास ये पॉसिबिलिटी है कि ये अपनी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कर सकता है, उनमें जा सकता है। लाइक इसमें एक से ज्यादा टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन जो है वो पॉसिबल है। स्टार्टिंग पे आप देख सकते हो कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, लेकिन जैसे ही पहली एक्साइटेशन हुई, आपके फोटो सिस्टम 2 पे एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हुई। आपके ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ने फौरी तौर पे अपना एक जो हाइड्रोजन का एटम है उसको क्या किया, स्प्लिट किया। उसमें से रिलीज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को टायरोसिन जी के थ्रू यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 पे भेज दिया, और प्रोटॉन को कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, थैलाकॉइड ल्यूमेन के अंदर। ठीक है, तो आपने ये चीज भी याद रखनी है कि आपका ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है इन दी फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन में से प्रोटॉन को थैलाकॉइड ल्यूमेन में ट्रांसफर कर देगा, और इलेक्ट्रॉन्स आपके जो है वो फोटो सिस्टम 2 पे जाके उसकी डेफिशिएंसी को पूरा कर देगा। ओके, पहली एक्साइटेशन से किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, कंपनसेट हो गया। सेकेंड टाइम दोबारा आपके पास एक फोटोन आता है, यहाँ पे भी फोटोन आता है, और उसी तरह से आपका ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, पीओ5 से प्लास्टोसायनिन की तरफ जाएगा, और प्लास्टोसायनिन पे आपका इलेक्ट्रॉन आके रुक गया। यहाँ पे आपके पास एक्साइटेशन हुई, फेरिडॉक्सिन से NADP प्लस की तरफ आया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, तो ये एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद रिड्यूस हो जाएगा NADPH प्लस प्रोटॉन। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि दोबारा से एक डेफिशिएंसी क्रिएट हुई फोटो सिस्टम 1 पे। प्लास्टोसायनिन ने दोबारा से इस डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 से पिक किया था वो ट्रांसफर कर दिया। दोबारा आपके पास फोटो सिस्टम 2 पे एक होल क्रिएट होगा, लेड डेफिशिएंसी क्रिएट होगी। अब आपके पास जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है वो एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के बाद अपनी 0 से +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट पे चला गया। ठीक है, दोबारा ये इस एक्साइटेशन को सपोर्ट कर सकता है, दोबारा से अपना एक हाइड्रोजन रिलीज करेगा, उसमें से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को दूसरी एक्साइटेशन को फेवरेबल बनाने के लिए ट्रांसफर कर देगा थ्रू टायरोसिन जी, और जो प्रोटॉन है इसको थैलाकॉइड ल्यूमेन में भेज देगा, और अपनी +1 से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा, +2, बिकॉज उसने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए। सिमिलरली थर्ड एक्साइटेशन होगी, और थर्ड एक्साइटेशन के बाद दोबारा आपके पास यहाँ पे प्लास्टोसायनिन से थर्ड एक्साइटेशन को सपोर्ट करने के लिए आपके इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम 1 पे किसी किस्म की डेफिशिएंसी नहीं होने देंगे, और फोटो सिस्टम 2 पे डेफिशिएंसी हो जाएगी। उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए दोबारा आपका ये जो +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, ये मजीद इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, प्रोटॉन को ल्यूमेन में भेज देगा, और +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कर लेगा, अडॉप्ट कर लेगा। सिमिलरली फोर्थ एक्साइटेशन के बाद भी आप इसी पैटर्न को ऑब्जर्व करोगे, बट जैसे ही फोर्थ एक्साइटेशन हो गई, आपका ये जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है ये मैक्सिमम जितना ऑक्सीडाइज हो सकता था, जितनी ये जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को ये सपोर्ट कर सकता था, रिलीज कर सकता था बाय इट्स ऑन, वो इसने ट्रांसफर कर दिया, और अपनी मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इसने अचीव कर लिया। फर्दर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर सकता। तो अपनी दोबारा इस ओरिजिनल फॉर्म में जाने के लिए ये जो इसकी 0 की ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो, इस 0 की ऑक्सीडेशन स्टेट को रीस्टोर करने के लिए ये एंजाइम फौरी तौर पे क्या करेगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज करेगा, सॉरी 2 वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद 4 प्रोटॉन्स रिलीज करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ये जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिलीज होंगे, ये आपके इस ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स को इसकी इस ऑक्सीडेशन स्टेट में रीस्टोर कर देगा। ठीक है, तो आपने ये चीज ऑब्जर्व की कि आपका ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स हमेशा 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को इसलिए यूज करता है बिकॉज इनिशियली वो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी को खुद से फुलफिल कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन जब वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को अचीव कर ले,
कर लेता है तो अपनी फॉर्म को रिस्टोर करने के लिए फिर वो स्प्लिट करता है 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को। और ये स्प्लिटिंग आइडियल स्प्लिटिंग इसलिए है बिकॉज इस स्प्लिटिंग की वजह से ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। अगर एक वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है तो उसके बाद ऑक्सीजन का एक एटम प्रोड्यूस होना था जो कि एक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है, जो कि एक अनस्टेबल फॉर्म है ऑक्सीजन की। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स हमेशा 2 वाटर मॉलिक्यूल को इसलिए यूज करता है ताकि उनसे एक ऐसी ऑक्सीजन की फॉर्म जो है वो रिलीज हो which is highly stable, जो कि नॉन स्पेसिफिक रिएक्शन कॉज। तो here you can see कि आपके पास जो फोटो सिस्टम 2 था, फोटो सिस्टम 2 के जो इलेक्ट्रॉन कैरियर थे, इनमें से एक आपके पास जो एंजाइम है ये एज अ प्रोटॉन पंप भी एक्ट करता है जो कि प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रोड्यूस करता है। और अभी हमने जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें ये चीज डिस्कस की है कि आपके पास जब भी कहीं पे ग्रेडियंट ऑफ प्रोटॉन प्रोड्यूस होता है, यानी एक कंपार्टमेंट में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है और दूसरे कंपार्टमेंट में प्रोटीन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तो आपके पास ये जो ग्रेडियंट है इसमें एक फोर्स प्रोड्यूस होती है जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स। इस प्रोटॉन मोटिव फोर्स के 2 कंपोनेंट्स होते हैं बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन दी केमिकल स्पीशीज। तो यहाँ पे आपके पास केमिकल पोटेंशियल एनर्जी भी है और इसमें आपके पास जो है वो एक चार्ज का डिफरेंस भी 2 कंपार्टमेंट के अंदर है, तो आप इस पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है, इस प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से थैलाकॉइड ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है और आपका जो स्ट्रोमा है, जो क्लोरोप्लास्ट का बाहर वाला कंपार्टमेंट है, ये ग्राउंड कंपार्टमेंट, यहाँ पे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम है। तो अगर यहाँ पे आपके पास जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर एटीपी सिंथेज प्रेजेंट होगा जो कि इधर से प्रोटॉन को निकाल के दोबारा से स्ट्रोमा में लेके आएगा, तो इसका मतलब है कि इन प्रोटॉन्स की मूवमेंट के दौरान आपके पास एटीपी की प्रोडक्शन क्या हो सकती है, वो हो सकती है। ठीक है, तो इस केस में भी हम ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि यस, आपकी ये जो थैलाकॉइड है, इस थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर एटीपी सिंथेज प्रेजेंट होता है और जब ये ल्यूमेन से वापस स्ट्रोमा की तरफ प्रोटॉन्स को लेके आएगा डाउन द ग्रेडियंट, तो उस केस में उसी तरह से कंफर्मेशनल चेंजेस होंगे जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रियल एटीपी सिंथेज में देखे थे और उसी तरह से आपके पास जो है वो एटीपी की प्रोडक्शन भी होगी। ठीक है, तो प्रोडक्शन के लिए आपके पास जो यहाँ पे एटीपी सिंथेज है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, जिसका ये वाला पोर्शन स्ट्रोमा में होगा और ये वाला जो एथनॉट पोर्शन है वो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में होगा। लाइक ये अगर आपके पास मेम्ब्रेन है तो एटीपी सिंथेज का ये जो पोर्शन है ये मेम्ब्रेन में होगा और ये पोर्शन जिसमें आपके पास अल्फा बीटा सब यूनिट है ये बाहर स्ट्रोमा वाली साइड पे होगा। ठीक, तो पहले हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कैलकुलेट कर लेते हैं कि आखिर एक वाटर मॉलिक्यूल जब यूज हुआ है तो उससे कितने प्रोटॉन पंप हुए हैं थैलाकॉइड ल्यूमेन में, ताकि फिर हम ये देख सकें कि कितने एटीपीज में प्रोड्यूस होना है। जैसे इसके प्रोसेस में आप प्रोसेस को स्टार्ट करते हो 2 वाटर मॉलिक्यूल से, यानी एक ऑक्सीजन के रिलीज होने के दौरान, एक ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। 2 वाटर मॉलिक्यूल्स का मतलब है कि आपके इन 2 वाटर मॉलिक्यूल्स की जब डिसोसिएशन होगी, जब एक ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होगी, ऑक्सीजन को रिलीज करने के साथ साथ आपके पास यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। इट मीन्स कि अगर 4 हाइड्रोजन है तो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन भी है। तो ऑक्सीजन तो रिलीज होगी एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपके पास रिलीज हो गई। दूसरी तरफ आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4 प्रोटॉन्स। जो 4 प्रोटॉन्स हैं ये आपका ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इन 4 प्रोटॉन्स को कहाँ पे ट्रांसफर कर देता है, थैलाकॉइड ल्यूमेन में। यानी अगर आप यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखो ना, तो आपके पास ये थैलाकॉइड है, यहाँ पे आपके पास ये दूसरा थैलाकॉइड है, फिर आपके पास तीसरा थैलाकॉइड होगा, ये इस तरह से ग्रेना की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ऐसे। ये थैलाकॉइड का ल्यूमेन है और यहाँ पे आपके पास ये कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1 और यहाँ पे आपके पास एटीपी सिंथेज प्रेजेंट है। तो फोटो सिस्टम 2 पे जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आपके पास यहाँ पे एंजाइम है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, जो कि 2 वाटर मॉलिक्यूल को कंज्यूम करता है, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देता है, लेकिन प्रोटॉन्स को यहाँ पे थैलाकॉइड ल्यूमेन में शिफ्ट कर देता है। ठीक है, तो स्टोमा में आपके प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली लो है और थैलाकॉइड ल्यूमेन में प्रोटॉन कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली क्या है, ज्यादा होती जा रही है। तो इस केस में आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि आपके पास पहला जो प्रोटॉन पंप है, this proton pump is actually oxygen evolving complex. This proton pump is oxygen evolving complex. यहाँ तक समझ आ गई वकार? जी मैम। ठीक है, तो
एक ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग से 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स थैलाकॉइड ल्यूमेन में चले गए। 4 इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेटली फोटो सिस्टम 2 के पास जाएंगे ना, ठीक है। फोटो सिस्टम 2 से होते हुए ये थियोफाइटिन के पास जाएंगे, थियोफाइटिन से होते हुए ये PQA के पास जाएंगे और PQA से फाइनली ये PQB के पास जाएंगे। क्यूनॉन अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी कि एक क्यूनॉन में आपके पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। तो अगर आपके पास यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक PQB एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो जाएगी, PQBH2 में कन्वर्ट हो जाएगी और रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के बाद आपका सेकंड PQB मॉलिक्यूल जो है वो रिड्यूस होकर PQBH2 में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वाटर की स्प्लिटिंग के बाद 4 प्रोटॉन ल्यूमेन में आ गए और बाकी आपके पास 2 PQBH2 क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। अब साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, आप यहाँ पे इस चीज को दोबारा रिवाइज भी कर सकते हो। यहाँ पे कि आपके पास जब एक PQBH2 अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को 2 प्लास्टोसाइनिन पे ट्रांसफर करता है तो इस प्रोसेस के दौरान ये 4 प्रोटॉन्स को पंप करता है। यहाँ पे आप देख रहे हो PQB जब आता है वो एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है तो 2 प्रोटॉन्स को पंप करता है। सेकंड स्टेप में जब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है प्लास्टोसाइनिन को तो 2 प्रोटॉन्स को दोबारा पंप करता है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जब PQBH2 अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेगा 2 प्लास्टोसाइनिन को, तो इस ट्रांसफर रिएक्शन के दौरान ये 4 प्रोटॉन्स को थैलाकॉइड ल्यूमेन के अंदर ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप इस चीज को रिलेट कर सकते हो कि आपके पास इस केमिकल रिएक्शन में ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है इसमें चूंकि 2 PQBH2 प्रोड्यूस हो रहे हैं, जब एक PQBH2 साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से गुजरेगा तो ये साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स 4 प्रोटॉन्स को ल्यूमेन में पास करेगा। इसी तरह से आपके पास जो सेकंड PQBH2 है जब ये साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से पास करेगा इलेक्ट्रॉन तो प्लास्टोसाइनिन को ट्रांसफर करेगा, तो इस प्रोसेस के दौरान ये भी 4 प्रोटॉन्स को क्या कर देगा, पंप कर देगा थैलाकॉइड ल्यूमेन। तो ओवरऑल 2 वाटर मॉलिक्यूल्स की स्प्लिटिंग के बाद या एक ऑक्सीजन के रिलीज होने के बाद 4 प्रोटॉन्स आपके ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ने ल्यूमेन में भेजे और 8 प्रोटॉन्स आपके जो है वो PQBH2 की मदद से यहाँ पे आ गए। तो ओवरऑल कितने प्रोटॉन्स आए हैं ल्यूमेन में? आपके पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो इस तरह से चलता है कि उसमें एक ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, तो एक ऑक्सीजन को इवॉल्व करने के दौरान 12 प्रोटॉन्स जो है वो थैलाकॉइड ल्यूमेन में ट्रांसफर होते हैं, 4 बाय द ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स एंड 8 बाय द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PQBH2। अब अगर आप लोगों को याद हो ATP फॉर्मेशन, तो वहां पे मैंने आप लोगों के सामने ये चीज डिस्कस की थी कि एक ATP की प्रोडक्शन के लिए आप लोगों को 4 प्रोटॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं। एक ATP को बनाने के लिए आपको कितने प्रोटॉन्स की मूवमेंट रिक्वायर्ड होती है? 4 प्रोटॉन्स की, जिनमें से 3 प्रोटॉन्स आपके अंदर कंफर्मेशनल चेंजेस लेके आते हैं ATP सिंथेस के अंदर, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आपने एक ATP मॉलिक्यूल जो है वो सिंथेसाइज करवाना है तो इसके लिए आपके 3 प्रोटॉन्स को जो है वो थैलाकॉइड ल्यूमेन से कहाँ पे जाना पड़ेगा? स्ट्रोमा में जाना पड़ेगा, जस्ट लाइक अ माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसपोर्ट। तो आपके यहाँ पे जो ATP सिंथेस एंजाइम है वो फास्ट टू बाइंड करेगा इलेक्ट्रॉन्स को और 3 प्रोटॉन्स जब यहाँ से निकल के स्ट्रोमा के अंदर आएंगे तो स्ट्रोमा में आने के बाद ये क्या करेंगे, एक ATP की क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे। तो 3 प्रोटॉन को पता चल गया कि वो रोटेशनल कैटालिसिस में हेल्प करेंगे और जो आपके पास 4th प्रोटॉन है वो 4th प्रोटॉन अगेन यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक स्टेट है इसकी क्लोरोप्लास्ट के अंदर मूवमेंट में यूज होगा। तो इस सिचुएशन को हम कंप्लीट कर सकते हैं कि आपका जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है इस प्रोसेस में 2 वाटर मॉलिक्यूल कंज्यूम होते हैं, 2 NADP प्लस कंज्यूम होते हैं, ठीक है। इसमें 3 ADP कंज्यूम होते हैं, 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंज्यूम होते हैं, 8 फोटॉन्स यूज होंगे और एंड रिजल्ट आपके पास क्या होगा, एक ऑक्सीजन की प्रोडक्शन, 2 NADPH की प्रोडक्शन और 3 ATP की प्रोडक्शन। तो जब भी आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस 2 वाटर मॉलिक्यूल से स्टार्ट होगा उससे एक ऑक्सीजन रिलीज होगी, 2 NADPH बनेंगे और 3 ATP की प्रोडक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिचुएशन को जो कि समराइज फॉर्म में लिखी गई है। तो ये आपके पास कंप्लीट फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन की इक्वेशन है, ठीक है। ये लाइट रिएक्शन में आपने जो स्टार्टिंग में चीजें पढ़ी थी कि ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें NADPH की प्रोडक्शन होती है, ATP की प्रोडक्शन होती है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। आप उस चीज को जो है वो आप कंक्लूड भी कर सकते हो कि यस इसमें आपके पास 2 फोटो सिस्टम और उनके साथ जो एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, उनके साथ जो एसोसिएटेड कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनकी मदद से आपके पास प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो ATP की प्रोडक्शन में हेल्प करता है
ठीक है। और जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो फाइनली NADP प्लस को रिड्यूस करके NADPH प्रोड्यूस करता है, और जो आपका ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है वो ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि आपके पास जो NADPH है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, तो एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन्स वाटर रिलीज कर रहे हैं, वाटर डोनेट कर रहे हैं। तो आप ये कह सकते हो कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसमें जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स NADPH के पास है, अल्टीमेटली उनको डोनेट करने वाली स्पीशी कौन सी है, वाटर की है। बिकॉज आपका जो वाटर है वो फोटो सिस्टम 1 के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी उसको पूरा कर रहा है। इट मीन्स के एंड जो आपके पास वाटर का लॉस है वो इलेक्ट्रॉन का जो लॉस है वो वाटर से हो रहा है। फोटो सिस्टम 1 की इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी को फोटो सिस्टम 2 ने पूरा कर दिया था, और फोटो सिस्टम 2 के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है उसको वाटर ने पूरा कर दिया। तो एंड पे आपके पास जो NADPH तक इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वाटर से ट्रांसफर हुए हैं। तो वाटर इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये डोनर है, और NADP आपके पास यहाँ पे एक्सेप्टर है। तो ये एक तरह का ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन, जिसमें आपका वाटर अपने रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स को NADP प्लस पे ट्रांसफर कर रहा है और उनको रिड्यूस करके इसमें कन्वर्ट कर रहा है। ओके बच्चों, नेक्स्ट आपके पास जो है वो समटाइम्स इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो साइक्लिक फ्लो की बजाय आपके पास जो नॉन साइक्लिक फ्लो है, जो अभी आप लोगों ने डिस्कस किया है, उसकी बजाय प्लांट्स में साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो भी होता है। नॉन साइक्लिक फ्लो इसलिए कहते हैं बिकॉज प्रीवियसली जब आपने देखा था, अभी मैं प्रीवियस रिएक्शन को रेफर करूंगी। प्रीवियसली आपने ये देखा था कि आपके फोटो सिस्टम 2 ने जब इलेक्ट्रॉन को या एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, फोटोन को एब्जॉर्ब किया, तो फोटोन को एब्जॉर्ब करने के बाद इसके इलेक्ट्रॉन क्लियोफाइटिन के पास गए, QA के पास गए, QB के पास, प्लास्टोसाइनिन पे चले गए। फोटो सिस्टम 1 ने जब इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब किया, इसके इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से आयरन सल्फर प्रोटीन, पेरिडॉक्सिन और NADP प्लस तक चले गए। अब NADP प्लस से इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो परमानेंटली फोटो सिस्टम से दूर हो गए हैं, बिकॉज NADP प्लस एक रिड्यूस इलेक्ट्रॉन कैरियर है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ये जैसे ही यहाँ पे रिड्यूस होगा ये आगे किसी दूसरे पाथवे में जाके कंज्यूम हो जाएगा, ये परमानेंटली यहाँ पे अटैच नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस केस में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है, विच मीन्स के इलेक्ट्रॉन्स कभी भी वापस नहीं आएंगे, इलेक्ट्रॉन हमेशा यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। बट समटाइम आपके प्लांट्स के अंदर फोटो सिस्टम के जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है उसका पाथ चेंज हो जाता है। जी बच्चों, तो समटाइम्स आपके पास जो प्लांट्स हैं उनके फोटो सिस्टम्स में इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है उसका पाथ चेंज हो जाता है। लाइक आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि आपके पास जैसे ही फोटो सिस्टम 1 ने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से आयरन सल्फर प्रोटीन की तरफ गए और आयरन सल्फर प्रोटीन से फेरिडॉक्सिन के पास चले गए। अब नॉर्मली फेरिडॉक्सिन अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करती थी NADP प्लस से वाया द एक्शन ऑफ एंजाइम फेरिडॉक्सिन टू NADP प्लस ऑक्सीडो रिडक्टेज, और इसको रिड्यूस करके NADPH में कन्वर्ट करती थी। बट दिस टाइम आपकी जो सेल्स हैं स्टोमा के अंदर NADPH बन चुकी है, तो आपका ये एंजाइम वर्क करना छोड़ देगा। ठीक है, ये तब होता है जब आपके स्टोमा के अंदर NADPH की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, तो आपके इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन से दोबारा NADP प्लस तक ट्रांसफर नहीं होते। तो अब ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, फेरिडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन को हमेशा पकड़ के नहीं रख सकती, बल्कि ये इन इलेक्ट्रॉन को फौरी तौर पे जाके ट्रांसफर कर देती है कहाँ पे, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, यानी यहाँ पे PQB के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आके एंटर हो जाएंगे। इसका इफेक्ट क्या होगा कि आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से जब पास होंगे तो आपके पास प्रोटॉन ग्रेडियंट बनना शुरू हो जाएगा। इस ग्रेडियंट में फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व है, जिसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को बैकवर्ड डायरेक्शन में भेजना शुरू कर दिया। और इस प्रोसेस में NADPH की प्रोडक्शन नहीं हो रही, बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है, विच मीन्स कि ATP की प्रोडक्शन होगी। तो इस पूरे के पूरे फ्लो के अंदर ना तो आपका फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व है और ना ही आपके NADPH की प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, अगर फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होगी, बिकॉज जब फोटो सिस्टम 2 एक्साइट होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर होंगे, तभी यहाँ पे वाटर में यूज होना है और ऑक्सीजन का रिलीज होगा। बट अगर फोटो सिस्टम 2 यूज ही नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 वर्किंग कर रहा है, तो इस केस में आपके पास जो है वो ऑक्सीजन गैस भी रिलीज नहीं होगी। ठीक है,
तो ये साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो सिर्फ उस कंडीशन में होता है जब आपके प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा के अंदर NADPH की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। तो चूंकि एटीपी की अमाउंट कम है, NADPH की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होकर एटीपी की कंसंट्रेशन को ज्यादा करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो एंड इफेक्ट इसका क्या होगा, इस पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन फ्लो का सिर्फ और सिर्फ आपके पास एटीपी फॉर्मेशन होगी, NADPH की प्रोडक्शन भी नहीं होगी और ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होगी। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन में हमने ये 3 इवेंट्स पढ़े थे ना कि नॉर्मली लाइट रिएक्शन में NADPH भी प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन भी रिलीज होती है, एटीपी की फॉर्मेशन भी होती है। लेकिन ये तब होता है जब आपके इलेक्ट्रॉन का फ्लो नॉन साइक्लिक हो, जी स्कीम के अकॉर्डिंग हो। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन साइक्लिक फ्लो से गुजरना शुरू हो जाते हैं, उस केस में NADPH की प्रोडक्शन भी नहीं होती, ऑक्सीजन गैस भी वॉल्व में होती, सिर्फ और सिर्फ एटीपी की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, और एक्चुअली प्लांट ऐसा क्यों कर रहे हैं, प्लांट क्यों एटीपी को ज्यादा बना रहे हैं, बिकॉज आगे डार्क रिएक्शन में जाके आप ये चीज स्टडी करोगे कि वहां पे एटीपी ज्यादा यूज होता है। ठीक है, वहां पे NADPH के मुकाबले में एटीपी में ज्यादा कंज्यूम होना है। तो लाइट रिएक्शन में प्लांट अपने आप को इस तरह से सेट कर लेता है कि जिस चीज में ज्यादा यूज होना है वो उसको ज्यादा प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, तो NADPH की प्रोडक्शन को शट डाउन कर देगा और एटीपी की प्रोडक्शन को क्या कर देगा, जरूरत से ज्यादा करवाना शुरू कर देगा, ताकि ये जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो। अगर ज्यादा एटीपी यूज होना है तो बने भी ज्यादा एटीपी। ठीक है,